जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैफ 6 लेक्चर 45 शुरू करते हैं। अच्छा यार, ये कल डिविडेंड वाली एडजस्टमेंट हम कर रहे थे, ठीक है। तो डिविडेंड वाली एडजस्टमेंट में मैंने आपको कहा था एक चीज आपको दिखाऊंगा। एक हमने सवाल किया था शुक्र है मिल गया। ढूंढो किताब का पेज 81। किताब का पेज 81। इसमें पॉइंट आई क्या था पढ़ो, मैंने अपने से डलवाया था। पेज 81। तनवीर अर्न डिविडेंड, अंडर निकाल लो। अर्नड को, अर्नड का क्या मतलब है? ये टैक्स कटने के बाद नेट अमाउंट है या पूरा डिविडेंड है? पूरा डिविडेंड। तो इस 50,000 पे हमने टैक्स रेट लगाया था। लेकिन मोहतरम कल वाले सवाल में आओ। कल जो असेसमेंट 1 का सवाल चल रहा था, इसमें क्या था? हाँ, अल्लाह आपका भला करे। इसमें पता क्या लिखा हुआ था? इसमें लिखा हुआ था ही ऑल्सो रिसीव्ड 159,375 एज डिविडेंड। इसलिए मैंने क्या कहा था, देखो यार, असल में कहानी ऐसे होती है कि डिविडेंड ग्रॉस होता है 100, इस पे टैक्स कटता है 15, तो हमें रिसीव होता है नेट 85। ऐसा ही है, ग्रॉस होता है 100, टैक्स कटता है 15, तो हमें रिसीव होता है 85। अब मुझे बताओ, ये जो 159,375 है, ये 100 है या 85 है? ही रिसीव्ड, रिसीव्ड का मतलब है फिर ये 85 है। तो फिर कल हमने किया क्या था? कल हमने किया ये था कि 159,375 को कहा था ये 85 है, तो बता दो 100 कितना है। लेकिन इससे तो डिविडेंड आ जाना था। मैंने डिविडेंड को क्या करना था, मुझे तो डिविडेंड का टैक्स चाहिए था, इसलिए मैंने इसको 15 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर? और एक नई चीज आपको पता चली थी यार, क्या? टैक्स विदहेल्ड बाय ZTL फ्रॉम हिज सैलरी। ZTL ने उसकी सैलरी से टैक्स काटा था। जो टैक्स एम्प्लॉयर काटे ना सैलरी से, वो न्यूमेरिकल के सबसे एंड पे माइनस करना होता। इसके बाद यार ये क्वेश्चन 2 था, इसमें असेसमेंट में ऐसा कोई इशू नहीं आना चाहिए आपको। क्वेश्चन 3 भी आसान था। क्वेश्चन 4 जो था ना यार, ये था यूनुस खान लेफ्ट फॉर सऊदी अरब ऑन 31 मई 2021। इसका मतलब है 11 महीने पाकिस्तान रहा था, तो रेजिडेंट था। रेजिडेंट था। रेजिडेंट की पाकिस्तान फॉरेन सोर्स इनकम दोनों टैक्सेबल होती है। उसने सैलरी इनकम कमाई बाहर के मुल्क में 25 लाख, और उसने बाहर के मुल्क में टैक्स पे किया 4 लाख सऊदी अरब में ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2021। अब हमने करना क्या था कि सैलरी इनकम कमा रहा था वो बाहर के मुल्क में, तो हमने ये देखना था कि फॉरेन सोर्स सैलरी पे फॉरेन टैक्स पेड हो रहा है। यस, तो फॉरेन सोर्स सैलरी माफ है, लेफ्ट साइड वाली। वैसे ये वाला बेनिफिट भी इसको मिल रहा था क्योंकि वो रिमेन्स अब्रॉड था, लेकिन इधर आने की जरूरत ही नहीं थी। फॉरेन सोर्स सैलरी के ऊपर फॉरेन टैक्स पेड है, यस पेड है, तो फॉरेन सैलरी एग्जेम्प्ट है। तो भाई जब फॉरेन सैलरी ही माफ है तो न्यूमेरिकल के फेस पे सैलरी ही ऐड नहीं करनी। जब सैलरी ऐड नहीं करनी तो वो टैक्सेबल इनकम में नहीं जाएगी, तो उस पर टैक्स नहीं निकलेगा। तो टैक्स क्रेडिट किस चीज का? तो सवाल ने कहा था टैक्स क्रेडिट निकालें, तो टैक्स क्रेडिट नहीं निकलना था इसका, क्योंकि ये सिरे से बड़ा बेनिफिट अवेलेबल था। इस पर टैक्स माफ नहीं होना था, ये सिरे से इनकम ही माफ है।
ये इसका जवाब। ये हमने सैलरी के चैप्टर में सेक्शन 102 के करीब पढ़ा था। ये कौन से चैप्टर पे थे? चैप्टर 3 पे थे हम। कैनन्स हमने पढ़े थे। एथिक्स फॉर टैक्स पेयर्स हैं, उनको मैं छोड़ रहा हूं जरा। और अब हम आते हैं एथिक्स फॉर पेज 20 पे। एथिक्स फॉर टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड टैक्स इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटीज। एथिक्स फॉर टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड टैक्स इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटीज। ये कौन होते हैं? एफबीआर वाले। एफबीआर वालों के लिए क्या एथिक्स हैं? क्लियर? चलो जी पढ़ना शुरू करें। The tax administration is not responsible for tax policy and tax legislation. एफबीआर वाले टैक्स पॉलिसीज नहीं बनाते और टैक्स लॉ नहीं बनाते, बट डील्स विद द करंट टैक्स सिस्टम। लेकिन डील करते हैं करंट टैक्स सिस्टम को। फेडरल बोर्ड इज द मेन एडमिन अथॉरिटी अंडर द लॉ टू मॉनिटर वेरियस टाइप्स ऑफ टैक्सेस। ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन एफबीआर इटसेल्फ और थ्रू इट्स ऑफिसर्स या स्टाफ एक्सरसाइज द फॉलोइंग पावर्स। एफबीआर की पावर्स बताओ यार। पावर टू कलेक्ट रेवेन्यू, हमसे पैसा इकट्ठा करते हैं। पावर टू चेंज द मेथड ऑफ अकाउंटिंग। मेथड ऑफ अकाउंटिंग हम आने वाले दिनों में पढ़ेंगे यार। एक कैश होता है, एक एक्रूवल होता है। तो टैक्स अथॉरिटीज वाले कैश और एक्रूवल मेथड हमारा बदल सकते हैं। पावर टू मेक असेसमेंट ऑफ टैक्स। असेस करना क्या होता है? जज करना। तो एफबीआर वालों का अगला काम क्या है हमारा? टैक्स असेस करते हैं। ये हम क्या पढ़ रहे हैं कि एफबीआर को क्या पावर्स अवेलेबल है। पावर टू अटैच बैंक अकाउंट। एफबीआर वाले हमारा बैंक अकाउंट अटैच कर सकते हैं। बैंक अकाउंट अटैच करने का क्या मतलब होता है? फ्रीज कर दें, फिर उससे हम पैसे नहीं निकाल सकेंगे। पावर टू सीज प्रॉपर्टी, हमारी प्रॉपर्टी को कब्जे में ले सकते हैं। ये एफबीआर वालों के पास पावर्स हैं। ये अगर एफबीआर को ना रोका गया तो एफबीआर इन पावर्स को यूज करेगा या मिस यूज भी कर सकता है। आगे पढ़ो। द अथॉरिटीज कैन मिस यूज द अबव पावर्स। एफबीआर वाले ऊपर वाली पावर्स को मिस यूज कर सकते हैं। विच कैन रिजल्ट इन फॉलोइंग अगेंस्ट टैक्स पेयर, जिसकी वजह से टैक्स पेयर के खिलाफ ये चीजें हो सकती हैं जिसपे वो रोएगा अगर मिस यूज किया पावर्स को। लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, बेचारे की जायदाद का नुकसान होगा या पैसों का। एंड इम्प्रिजनमेंट, और बेचारे टैक्स पेयर को जेल डाल दिया जाएगा। तो अगर टैक्स अथॉरिटीज अपनी पावर को मिसयूज करें तो आम लोगों की प्रॉपर्टी का नुकसान होगा और आम लोगों को जेल डाला जा सकता है। इसलिए मिसयूज नहीं होना चाहिए। ये तमहीद बांधी जा रही है। अब क्या कहते हैं? सो अबव पावर्स इफ रॉन्गली यूज कैन रिजल्ट इन लॉस ऑफ फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स। सो देयर इज अ नीड फॉर एथिक्स so that tax authorities can use the powers fairly and with transparency and morality। कुछ थोड़ा बहुत एक लाइन आगे पीछे होगी तो कोई मसला नहीं, बस कोशिश कीजिएगा जिससे तक याद हो सके। चलो ये अगले सफे पे आओ। अब मोहतरम, वो क्या 4 बुनियादी पिलर्स हैं जो टैक्स वालों को फॉलो करने चाहिए अगर टैक्स अथॉरिटीज एफबीआर वाले चाहते हैं कि सिस्टम स्मूथ लाइन और जबरदस्त तरीके से चलता रहे। अब यार ये जो एफबीआर वाले हैं ना, इनके लिए कुछ पिलर्स हैं टैक्स को एडमिनिस्टर करने के लिए, टैक्स को देखने के लिए। एफबीआर वालों को फेयर होना चाहिए। फेयर क्या मतलब? गोरे रंग का होना चाहिए। अच्छा, फेयरनेस होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, इक्विटी होनी चाहिए। क्या मतलब? फॉर द बेनिफिट ऑफ टैक्स पेयर एंड कीप चेक ऑन द मिस यूज ऑफ पावर्स बाय टैक्स अथॉरिटीज फॉलोइंग आर द पिलर्स ऑफ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। फॉलोइंग पिलर्स हैं टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के। फेयरनेस, टैक्स अथॉरिटीज शुड ट्राई टू बी फेयर, न्यूट्रल एंड इम्पार्शियल। न्यूट्रल कैसे रहें? न्यूट्रल, अगर पेल वालों पे जोर डाल रहे हैं टैक्स जमा कराओ तो डॉलेंस वालों पे भी जोर डालें, टैक्स जमा कराओ। अगर खाली राइस वालों से टैक्स मांग रहे हैं और स्कैन वालों से टैक्स नहीं मांग रहे, ये स्कैन वालों से मांग रहे हैं, राइस वालों से नहीं मांग रहे, तो न्यूट्रल तो नहीं है फिर ये।
Tax authorities should try to be fair and neutral and impartial while administering the law. There should be no discrimination, yaar. There should be no discrimination on the basis of race. Race क्या होती है? बरादरी वगैरह, रेस, सैक्ट, इलाके. ये ना एफबीआर वाले कहें अच्छा यार तू तो पीटीआई के आजकल, चल तेरा टैक्स माफ कर देते हैं. ये मुनासिब नहीं है. ट्रांसपेरेंसी क्या होती है? जिस तरह आईकैप आपको पेपर चेक करवा देता है कि यार देख लो आपके मार्क्स कहां कहां. मैंने तो सुना हुआ है आईकैप आपको पेपर, चलो पेपर दिखाता नहीं होगा लेकिन कम से कम हर सवाल में मार्क्स बता देता है. रीचेकिंग बच्चे कराते हैं, उसमें कुछ थोड़ा बहुत तो आईकैप बताते होंगे. अगर बहुत ज्यादा पेपर ही पूरा दिखा दे तो ये ट्रांसपेरेंसी है. चलो कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, हकीकत में क्या हो रहा है हमें नहीं पता. तो ये ट्रांसपेरेंसी है. ट्रांसपेरेंसी क्या है कि आप जो कर रहे हैं ना वो साफ शफाफ होना चाहिए, अगले को पता हो, डाउट के अंदर चीजें नहीं होनी चाहिए. अब आपने दूध मांगा, वो उसने ड्राम नीचे छुपाए में इधर से उधर मिक्स मुक्स करके दे दिया. आपने कहा यार क्या डाला इसमें, ऊपर कहा छोड़ो यार वो पर्दा पड़ा हुआ ऊपर. ट्रांसपेरेंसी. ऑल प्रोसीडिंग्स, प्रोसीडिंग होता है टैक्स केसेस. टैक्स वाले जो आपके खिलाफ कोर्ट केसेस करते हैं या वैसे आपके खिलाफ कोई भी टैक्स लेने के लिए प्रोसीड करते हैं, आपकी तरफ बढ़ते हैं, ऑल प्रोसीडिंग्स मस्ट बी ट्रांसपेरेंट एंड मस्ट बी सीन एज ट्रांसपेरेंट. ट्रांसपेरेंट होनी भी चाहिए अंदर से भी, यानी कि दिल से भी टैक्स वालों को ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और दिखने में भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए. ये ना कई दफा बंदा दिल से बड़ा साफ होता है लेकिन अगले के सामने छुपा छुपा के चीजें कर रहा होता है. तो वो दूध बेचने वाला दिल से बड़ा साफ है कि यार मैंने दूध ही देना है इसको. अब वो 2 ड्रम नीचे छुपाए हुए, उनमें से आगे पीछे करके दूध मिक्स करके दे रहा है. अब आप कह रहे होंगे यार तेरा दिल तो साफ है, मुझे दिखा भी तो सही अंदर है क्या. तो हो सकता है उसका दिल बिल्कुल साफ भी हो लेकिन उसको ट्रांसपेरेंट होना भी चाहिए और नजर भी आना चाहिए. पहली बात है दिल से ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और अगली बात है मस्ट बी सीन, और देखने में भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए. अकाउंटेबिलिटी क्या होती है? अकाउंटेबिलिटी ये होती है कि एफबीआर में जो मुलाजमीन है ना वो किसी को अकाउंटेबल हो. कमिश्नर का भी एक बॉस होगा, हम पढ़ेंगे, वो है चीफ कमिश्नर. तो कमिश्नर के सबऑर्डिनेट्स भी होते हैं, एडिशनल, डिप्टी कमिश्नर. अब अगर कोई भी बंदा कुछ एफबीआर में कर रहे हैं ना, मिसाल के तौर पे कमिश्नर जाके इंजमाम से कहते हैं तू टैक्स दे. अब इंजमाम उससे कमिश्नर हो गए तुझे कोई पूछने वाला है, तो हाँ एफबीआर वाले कहेंगे इसके ऊपर हमने एक चीफ कमिश्नर रखा हुआ है, ये इसको पूछने वाला है. तो इसलिए देयर शुड बी एन अकाउंटेबिलिटी. एफबीआर के दफ्तर में अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए. जैसे ऑफिस बॉय है, गार्ड है, प्रिंसिपल साहब अकाउंटेबल करते हैं उसको, आओ भाई बताओ ये क्या बात तुम कर रहे हो. अकाउंटेबिलिटी वाले साहब आपकी अकाउंटेबिलिटी करते हैं. ऐसे एफबीआर में भी कोई वाले साहब होने चाहिए, कोई बेटा होना चाहिए, मतलब एक कल्चर होना चाहिए ऐसा कि पूछने वाला होना चाहिए. ये नहीं कि एफबीआर वाले जो मर्जी करते फिरें. There must be a strong system of accountability for wrongdoers, which should stop corruption, nepotism, and maladministration. ये डिक्शनरी में अल्फाज हैं, जाके मतलब देख लेना, बस याद कर लो, इतने से काफी हैं. रॉन्ग डूअर्स कौन हो सकते हैं? लिखो एफबीआर का स्टाफ. रॉन्ग डूअर से मुराद है यहाँ एफबीआर का स्टाफ. जो एफबीआर का स्टाफ गंदे बच्चे हैं उनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए. अच्छा यार ये क्या वाला इक्विटी? सिमिलरली सिचुएटेड टैक्स पेयर्स शुड बी टैक्स्ड इन सेम वे बाय टैक्स अथॉरिटीज. अब 10 दुकानें हैं रोल पराठे की लिबर्टी में. रोल पराठा सुना है? लिबर्टी गए हो कभी? लिबर्टी नहीं गए, चलो रोल पराठा सुना हुआ है. रोल पराठे की वो 5-6 इकट्ठी दुकानें हैं लिबर्टी में, लाहौर की बात कर रहा हूं. तो अब उसमें से जो एक रशीद रोल पराठा है उसी के पास एफबीआर वाले पहुंचे हो, चल भाई टैक्स जमा करा. तो ये मुनासिब नहीं है. सिमिलरली सिचुएटेड टैक्स पेयर्स शुड बी टैक्स्ड इन सेम वे बाय टैक्स अथॉरिटीज. वही बात आ गई, ड्यू केयर शुड बी एक्सरसाइज्ड टू इंश्योर दैट. तकरीबन ये फेयरनेस से मिलता जुलता है. ड्यू केयर शुड बी एक्सरसाइज्ड, ड्यू केयर शुड बी एक्सरसाइज्ड टू इंश्योर दैट सैलरीड क्लास इज नॉट टैक्स मोर देन बिजनेस क्लास. पाकिस्तान के लॉ में ये भी ध्यान रखना चाहिए सैलरी वालों पे ज्यादा टैक्स ना लगे बिजनेस वालों की बनिस्बत. इसीलिए पेज जो 31 है उस पे सैलरी के टेबल में रेट कम है. पेज 31 इसकी मिसाल है. और एडमिनिस्ट्रेशन शुड नॉट अचीव देयर ऑब्जेक्टिव्स इन एन इरेशनल वे. यार इसका क्या मतलब है?
एडमिनिस्ट्रेटर्स शुड नॉट अचीव देयर ऑब्जेक्टिव्स इन एनी रैशनल वे। यार ये तो आजकल बड़ा कॉमन है। इमरान खान ने टारगेट दिया एफबीआर वालों को, यार 2 अरब इकट्ठा करो, मिसाल दे रहा हूँ, पंजाब से 2 अरब इकट्ठा करो या 6 अरब इकट्ठा करो। अब वो जाके जिस मर्जी बंदे को बोलो चल टैक्स जमा करा, वो गई यार मैंने तूने टैक्स जमा कराया, चल थोड़ा और जमा करा। ये तो कोई तरीका नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन शुड नॉट अचीव देयर ऑब्जेक्टिव्स इन एन इरेशनल वे। हापड़ धापड़ कहते हो जिससे, आप पता नहीं इंग्लिश में हापड़ धापड़ सुना मिला। अच्छा चलो, फड्डा फुड्डा डाल के टैक्स नहीं लेना चाहिए, बस जिसका जितना टैक्स बनता है उतना मांगे उससे। ये क्या हमने पढ़ लिया, पिलर्स गिरने ना देना, पिलर्स अपने ऊपर, याद कर लेना घर जाके आज, पिलर्स पढ़ लिए। ये क्या फटा हो गया अब, अंडर 4 पिलर्स फॉलोइंग आर द इश्यूज विच आर फेस्ड बाय एफबीआर। टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिंग अथॉरिटीज क्या है, एफबीआर। अंडर 4 पिलर्स फॉलोइंग आर द इश्यूज विच आर फेस्ड बाय एफबीआर। एफबीआर आजकल इश्यूज क्या फेस कर रहा है बेचारा। यार एफबीआर में ना आजकल करप्शन होगी हुई है बड़ी, कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं रही, इधर का डाटा उधर ये लोग बता देते हैं। एफबीआर के जो एम्प्लॉइज है ना, कुछ गंदे बच्चे, वो इधर की बातें उधर बता देते हैं। एफबीआर में एक और मसला चला है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, रिश्वत इसकी एक मिसाल हो सकती है। कमिश्नर का दिल कह रहा है कि मैंने सही टैक्स लेना है, लेकिन टैक्स पेयर कह रहे हैं मेरे से रिश्वत ले लो और कम टैक्स ले लो। अब कमिश्नर के दिमाग में एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। एक तरफ दिल कह रहा होगा एफबीआर वाले इमरान खान मांग कह रहे हैं ज्यादा पैसे चाहिए, दूसरी तरफ कमिश्नर को हो रहा होगा रिश्वत मिली तो मुझे जाती तौर पे फायदा हो जाएगा, हुकूमत का नुकसान होगा। खैर है, इसे कहते हैं जंग, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब क्या इसकी मिसाल बच्चे कहते हैं सर लिखवा दें, फिर याद नहीं रहेगा हमें। अब ये पूरी बात लिखोगे, लिखनी है लिख लो, मैं और क्या कर सकता हूं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट लिखो, कमिश्नर रिश्वत ले तो हुकूमत को नुकसान, ना ले तो कमिश्नर को नुकसान। कमिश्नर रिश्वत ले तो हुकूमत को नुकसान, कम टैक्स आएगा ना हुकूमत के पास। रिश्वत ना ले तो कमिश्नर को नुकसान, दुनिया का नुकसान, आखिरत का तो नहीं, मैं आखिरत का भी नुकसान है वैसे। हाँ ना ले तो नहीं, आखिरत का नुकसान क्यों है, फिर तो आखिरत का फायदा है। दुनिया का नुकसान है। बहरहाल ये एक जंग है माइंड में, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इसे कहते हैं। यार ये किसने लिखा हुआ है, इनकॉन्सिस्टेंसी इन एप्लीकेशन ऑफ लॉ। वही मुख्तलिफ दुकानदारों में जाके किसी एक दो को बार बार छेड़ा है। इनकॉन्सिस्टेंसी इन एप्लीकेशन ऑफ लॉ, लैक ऑफ ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी होती है पावर, पावर की कमी है। पावर की कमी पता क्या है, अक्सर जो कमिश्नर के एम्प्लॉइज होते हैं वो कमिश्नर की बात नहीं मान रहे होते। लैक ऑफ पावर, जैसे खुदा ना खास्ता पाकिस्तान से बाहर आपने कभी सुना होगा, वालिदैन आजकल कहते हैं बच्चे हमारी बात नहीं मानते। पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं है, तो पाकिस्तान से बाहर आपने सुना होगा, तो वो उस घर में फिर लैक ऑफ पावर है। पाकिस्तान में तो ऐसा कोई घर नहीं है। हाँ बिल्कुल, ऐसे भी आप कह सकते हो, दूसरे इदारों के इंटरफेरेंस के एतबार से भी आप बात कर सकते हो, लेकिन कीप इट सिंपल। वैसे भी इनको ना हमने याद करना है बस अल्फाज को, लेकिन थोड़ा थोड़ा पता हो तो याद रहते हैं ना, ऐसे तो नहीं याद रहते। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, जाहिर बात है ये तो बड़ा कॉमन है, जो पार्टी चल रही है उसका इन्फ्लुएंस ले ही लेता है एफबीआर। जितना भी कहे एफबीआर, इन्फ्लुएंस हो ही जाता है हल्का फुल्का। फिर एफबीआर में आजकल रिश्वत दी जा रही है, एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट्स, डिस्क्रिशन। डिस्क्रिशन वही मर्जी, अपनी मर्जी चलाते हैं। कुछ लोगों के ऊपर ज्यादा टैक्स लगा देते हैं, कुछ पे कम। पीएमएलएन वाले रो रहे हैं कि इमरान खान की बहन से टैक्स नहीं मांगा, वो रो रहे हैं कि पीएमएलएन के इमरान खान रो रहे हैं कि तुमने नवाज शरीफ से टैक्स नहीं मांगा।
तो ये डिस्क्रिशन है, अपनी मर्जी चलाते हैं एफबीआर वाले, जिसकी वजह से फड्डे हो सकते हैं। ये सवाल पेपर में बड़ा आता है। इस सवाल की हेडिंग को मैं ग्रीन सिग्नल दे रहा हूं, एथिकल इश्यूज फेस्ड, ये सवाल आता है, 3-4 नंबर का सवाल आता है। आई कैप अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि एथिकल इश्यूज कौन से फेस कर रहे हैं आजकल एफबीआर। तो ये लिस्ट है, इसको लिस्ट कहते हैं या एक्सप्लेनेशन कहते हैं चीजों की? ये लिस्ट है, 7-8 चीजें लिखी हुई हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं देनी आपने। यार ये जो आपकी डिस्क्रिप्शन है, इसका आप गलत इस्तेमाल कर सकते हो। नीचे आ जाओ, अगली लाइन क्या लिखी हुई है, एब्यूसिव यूज ऑफ डिस्क्रिप्शन। मैं खुद तरतीब से पढ़ाऊंगा, फिक्रा जरा थोड़ा मुश्किल है ताकि बात आसान महसूस हो। ये भी पेपर में आ सकता है, आया नहीं अभी तक, आ सकता है, उससे इसी दफा आ जाए। एब्यूसिव यूज ऑफ डिस्क्रिप्शन, गलत इस्तेमाल, मर्जी, अपनी मर्जी चलाने का, मर्जी होती है, अपनी मर्जी करें लेकिन गलत इस्तेमाल तो ना करें मर्जी का। पिटफॉल्स क्या होते हैं? पिटफॉल का उर्दू तर्जमा एग्जैक्ट देखो जरा डिक्शनरी में, एग्जैक्ट उर्दू तर्जमा, जल्दी 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 यार, टाइम जाया करें। नुकसानात, नुकसानात, टू अवॉइड, एग्जैक्ट उर्दू में जो मतलब लिखा हुआ है, टू अवॉइड नुकसान ऑफ गलत यूज ऑफ पावर, पावर को गलत यूज होने से बचाने के लिए 7 असूल बनाए गए हैं ताकि मर्जी भी स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में चले। डिस्क्रिशन स्ट्रक्चर हो जाए, मर्जी भी स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में चले, मर्जी में ये ना हो कि ज्यादती हो रही हो टैक्स पेयर्स के साथ। उसके लिए एफबीआर को मशवरे दिए गए हैं, आप ओपन प्लान्स बनाया करें, ओपन पॉलिसीज बनाया करें, अपनी लोगों को सब कुछ बताएं आप, ओपन रूल्स हो, ओपन फाइंडिंग्स हो, कोई भी केस में फाइंडिंग होती है कि केस में क्या हिस्ट्री थी, ओपन रीजंस हो, ओपन रीजन है, और मेरे से क्यों टैक्स ले रहे हो यार, तूने टैक्स जमा नहीं कराया इसलिए ले रहे हैं, ओपन रीजन है ये। ओपन प्रेसिडेंट्स हो, प्रेसिडेंट्स क्या होते हैं? प्रेसिडेंट लफ्ज ये होता है असल में कि है ना, लॉ पुराने बंदे पे लगा था तो कोर्ट का क्या फैसला आया था, तो उसी रोशनी में अब तुम्हारे साथ भी हम यही सलूक करेंगे, इसे कहते हैं प्रेसिडेंट। हिस्ट्री, अगर हिस्ट्री में आपने किसी बंदे को टैक्स माफ किया है तो वो आप बताएं क्यों माफ किया था, ओपन प्रेसिडेंट्स। फेयर इनफॉर्मल प्रोसीजर, यार फॉर्मल प्रोसीजर जरा मुश्किल हो जाते हैं, लेकिन इनफॉर्मल अगर प्रोसीजर्स हो वो जरा आसान हो जाता है काम, इनफॉर्मल चीजें आसान हो जाती हैं। तो एफबीआर को चीजें ज्यादा फॉर्मलाइज नहीं करनी चाहिए, लेकिन अक्सर चीजें आपको पता है फॉर्मलाइज ही होती हैं, लेकिन ये सजेस्ट किया जा रहा है यार इनफॉर्मल रखो चीजों को, ज्यादा फॉर्मेलिटीज में ना जाओ। अच्छा यार, ये अब 3 चीजों को ग्रीन सिग्नल देना है, एक पिलर्स पढ़ लिए हमने, एक एथिकल इश्यूज पढ़ लिए, पिलर्स तीनों मैंने खोल दिए सामने स्क्रीन पे, पिलर्स पढ़ लिए, एथिकल इश्यूज पढ़ लिए और 7 प्रिंसिपल्स पढ़ लिए। ये किन के लिए हैं यार? फॉर टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिंग अथॉरिटीज के लिए, ये बात हमेशा याद रखना, साथ लिंक होगी। यार पिलर्स खत्म हो गए, अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज शुरू हो गई। एफबीआर वालों की 10 रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये 5 मिनट भी नहीं लगने पड़ने में 10 रिस्पॉन्सिबिलिटीज। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन शैल ट्राई टू बी इम्पार्शियल, फेयर, ये तो वही बातें दोबारा शुरू हो गई वो जो ऊपर पड़ी हैं, 4 पिलर्स, impartial, fair, neutral, consistent in administration of law, ignoring the race or economic circumstances. Next, provide efficient and quality service to all stakeholders. Stakeholders आमतौर पे कौन होते हैं? Taxpayers. Stakeholders means taxpayers. Provide efficient and quality service to taxpayers in an effort to exceed their expectation.
हमारी एक्सपेक्टेशन से आगे बढ़ के हमें फेवर दें, और हमारी एक्सपेक्टेशन से आगे बढ़ के फेवर नहीं दें, सॉरी, हमारी एक्सपेक्टेशन से बढ़ के हमें सर्विस दें। सर्विस क्या मतलब दें? हम टैक्स लेने जाएं, टैक्स का रिफंड लेने जाएं, टैक्स जमा कराने जाएं, जल्दी जल्दी टैक्स हमसे ले लें, लाइनों में ना लगवाएं, टैक्स का रिफंड मांगने जाएं और हमारा रिफंड बनता हो हमें जल्दी जल्दी रिफंड कर दें। यार वो एक चीज कल मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व करवाया था, तो एंड पे ना टैक्स रिफंडेबल आया था, तो उसके साथ शायद मैं नेगेटिव लिखना भूल गया था, लेकिन जो सोल्यूशन अपलोड हुआ उसमें नेगेटिव लिखा हुआ था। तो टैक्स रिफंडेबल एंड पे आया था न्यूमेरिकल के, पता नहीं क्या 1 2 4 कुछ इस किस्म का कुछ आया था, तो याद रखना 12 लाख कुछ आया था। तो अगर रिफंड आ जाए ना एंड पे तो उसके साथ नेगेटिव ब्रैकेट साइन लगा देना। कल वाला न्यूमेरिकल जो था। पॉइंट 3, फॉलो द लॉ कंप्लीटली। अच्छा, एफबीआर वाले लॉ पार्शली फॉलो कर लें कंप्लीटली? फॉलो द लॉ कंप्लीटली एंड नो एग्जेम्पशंस और क्रेडिट शुड बी प्रोवाइडेड टू पर्सन हु आर नॉट एलिजिबल। ऐसे बंदे को टैक्स माफ नहीं होना चाहिए हु इज नॉट एलिजिबल। टेक ऑल मेजर्स टू कलेक्ट टैक्स ऑन अ टाइमली बेसिस इन द इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट। देखो जल्दी जल्दी टैक्स वाले लेंगे तो हुकूमत को ही फायदा होगा, एफपीआर जल्दी टैक्स लेगा हुकूमत को फायदा होगा। एंड एट लोएस्ट कॉस्ट, लोएस्ट कॉस्ट की मिसाल होगी थी एफबीआर के दफ्तर के खर्चे कम से कम होने चाहिए, एफबीआर की बिल्डिंग की 10 करोड़ की ना बने। मेक द पेमेंट ऑफ रिफंड ऑन टाइमली बेसिस। अगर मैं आप रिफंड मांगने जाए पैसे, जैसे कल की मिसाल में कौन बंदे का नाम क्या था? तनवीर, तकी। कल की मिसाल में तकी का रिफंड बन रहा था, तो रिफंड अगर मांगने जाए तो टाइमली रिफंड कर दें उसको। शो द ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी टू गेन कॉन्फिडेंस ऑफ गवर्नमेंट एंड टैक्सपेयर्स। अवॉइड पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज। जाहिर बात है एफबीआर के दफ्तर के बाहर इमरान खान की तस्वीर लगी होगी तो हम तो कहेंगे ये इम्पार्शियल नहीं है एफबीआर। एजुकेट द टैक्सपेयर्स। हाँ यार, एजुकेट द टैक्सपेयर ये बड़ा जरूरी है। टैक्सपेयर को एजुकेट करो। जैसे मोटरवे पे आप हैं तो मोटरवे पुलिस ने शुरू में काम शुरू किया था, जिसमें नई नई मोटरवे बनी थी ना, तो शायद आप लोग उस वक्त गए हो, आपको याद हो, मोटरवे पे जैसे ही एंटर होते थे एक कॉपी देते थे वो, और मोटरवे के सारे असूल समझाते थे। इसे कहते हैं एजुकेट द टैक्सपेयर। सिर्फ यही नहीं उसको बताना कि तूने टैक्स देना है, उसे ये भी बताओ तुम्हें फायदे क्या है। एजुकेशन कैसे हो सकती है? उसे बताओ यार तुमने सैलरी बिजनेस कैपिटल गेन पे टैक्स तो देना है, लेकिन चैरिटी पे टैक्स माफ भी होगा। ऐसी एजुकेशन जब टैक्स पेयर को दी जाएगी, टैक्स पेयर खुश होगा। एजुकेट द टैक्स पेयर about their rights and about their obligations so the taxpayer voluntarily comply with requirements, ताकि आप खुशी से लॉ को फॉलो करें। Keep the confidentiality of the information provided by the taxpayer with highest level of security। यार वो मैट्रिक के इम्तिहान ये शुरू होने हैं एफएससी के अब जून जुलाई में, क्या खबर आई है? तो मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए गुड न्यूज ये है कि पेपर फिजिकल होंगे आई कैप, ऑनलाइन पेपर नहीं देने पड़ेंगे। तो अल्लाह करो हालात इसी तरह नहीं कि पेपर फिजिकल देने पड़े, और आप अगर क्लासों में आके बैठ जाओ तो फिर तो बहुत ही जबरदस्त है। कीप द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय टैक्सपेयर विद हाईएस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी। चलो जी पॉइंट 10 पढ़ो। कॉन्फिडेंशियलिटी तो पॉइंट 9 में हो गया ना, छुपा के रखो। इंजमाम का टैक्स है, वसीम अकरम को क्यों बता रहे हो? उसने भी इंजमाम मान जाना है। पॉइंट 10, रिफ्रेन फ्रॉम रिसीविंग गिफ्ट्स। फ्रॉम नहीं, फॉर। रिफ्रेन फ्रॉम रिसीविंग गिफ्ट्स फॉर एक्शंस एंड फॉर नॉन एक्शंस। क्या मतलब? आपको पता है कई दफा गलत काम करने पे गिफ्ट दिया जाता है, रिश्वत वगैरह दी जाती है, और कई दफा चुप रहने पे भी गिफ्ट दिया जाता है। यानी कोई बंदा आके एफबीआर को कहे यार मेरी फैक्ट्री है, चुप रहो, किसी को ना बताना, तो ये नॉन एक्शन है। चुप रहने पे भी गिफ्ट दिए जाते हैं। चलो जी, एथिक्स फॉर टैक्स प्रैक्टिशनर। क्या चीज? ये आप पढ़ लेते हैं हम, और मेरे ख्याल से बस करते हैं, बस थ्योरी काफी होगी है। वो तो एथिक्स फॉर टैक्स पेयर्स रह गए, उसको छोड़ते हैं कि न्यूमेरिकल कर लेंगे। तो कितना हो गया यार? एक सफा ये हो गया, वो तो आगे छोटी सी लाइनें थी। एक सफा भी नहीं है यार, ये तो पॉइंट है छोटे छोटे। और एक दो सफे यार कर लो हिम्मत आज याद करने की। एथिक्स फॉर टैक्स प्रैक्टिशनर्स, दो भी नहीं है, इफेक्टिवली एक डेढ़ ही बनता है। फॉलोइंग आर द 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। मेंटल प्रिंसिपल्स
फंडामेंटल। कौन सा वाला मेंटल? फंडा वाला। तो फॉलोइंग आर द 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स फॉर टैक्स। ये टैक्स प्रैक्टिशनर्स कौन है? ये सीएज और लॉयर्स हैं जिनके पास लोग जाते हैं टैक्स जमा करवाने के लिए। तो इसमें आप अपने आप को जहन में रख लो। अब मिसाल में कोई अजीब अजीब बातें आ गई तो परेशान ना होना, अपने आप को जहन में रख लो। ये कौन है भाई? मैं। वैसे तो अपने अंदर से मैं निकालनी है आपने। अच्छा, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। क्या क्या चीजें होनी चाहिए भाई आपके अंदर सीए करने के बाद? सीए करने के बाद आप में क्या क्या चीजें होनी चाहिए? द टैक्स प्रैक्टिशनर शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट इन ऑल प्रोफेशनल एंड बिजनेस रिलेशंस। He must act honestly and with integrity. All tax laws should be followed properly. या few. He should not misuse the money given by his client for payment of tax. मिसयूज कैसे कर सकते हो जो पैसे क्लाइंट ने दिए हैं? क्लाइंट कौन है? टैक्स पेयर, इंजमाम, और ऊपर आप हो। इंजमामुल हक को आपने कहा 15 सितंबर को, यार आपका टैक्स बनता है इतना, मैंने कैलकुलेशन कर ली है, तो कल तक ना टैक्स ले आओ। 16 सितंबर को इंजमाम टैक्स ले आया, हाँ यार ये पैसे है तो एफबीआर जमा करवा दो। आपने को पता था 16 सितंबर को पैसे आपकी जेब में आ गए हैं, आपने कहा 30 सितंबर तक टाइम है, एफबीआर ने क्या कुछ कहना है, तो आपने वो पैसे अपनी जेब में रख लिए। 10-15 दिन उस पैसों को इस्तेमाल किया, इधर उधर छोटी मोटी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स करके आपने कुछ प्रॉफिट कमा लिया, और 30 सितंबर को वो पैसा इंतजाम का जाके हुकूमत के खाने में जमा करा दिया। या 15 दिन में ईद आ रही थी, आपने जो है वो उन 15 दिन आपके पास पैसा पड़ा रहा, आपने जो है वो 10 गाय खरीद के जो है वो बेच दी, वहां से प्रॉफिट कमा लिया आपने। तो ये होता है मिस यूजिंग द मनी गिवन बाय क्लाइंट। तो ये नहीं करना आपने सीए करने के बाद। जान दे देंगे, पेज 22 को फॉलो करेंगे। अच्छा जी, he should not misuse the money given by his client for payment of tax. क्लाइंट कौन होगा इसका? टैक्स पेयर्स। न्यूट्रल, प्रैक्टिशनर should not allow bias और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इधर वही है, वही चीज है, 100% वही चीज है, लेकिन अब ये कमिश्नर के लिए नहीं है। अब आपको रिश्वत मिली नहीं, चलो मिली बोल दें, अब लिखना है, बात समझानी है। आपको रिश्वत मिली, अब आपको रिश्वत मिल रही है तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट माइंड में आ गया। क्या? इंजमाम ने आपको आके कहा कि यार टैक्स मेरा जो है वो हुकूमत को आपने जमा करवाना है, लेकिन बड़ा कम करके जमा करवाना है। अब आप जानते बूझते हुए कुछ चीजें छुपा रहे हैं, आप सिर्फ मैन ऑफ द मैच वाली चीजें उसकी शो कर रहे हैं, और वो जो उसने कपड़ों की दुकान खोली हुई है उसके प्रॉफिट्स आप छुपा रहे हैं। तो अब आपको अगर फर्ज करें वो बंदा रिश्वत दे दे और कहे ये गलत काम करो, तो आपके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। एक तरफ दिल चाह रहा होगा टैक्स लॉ फॉलो करूं, दूसरी तरफ दिल चाह रहा होगा मैं रिश्वत ले लूं। वही बात, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। प्रैक्टिशनर शुड नॉट अलाउ बायस, शुड नॉट अलाउ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अनड्यू इन्फ्लुएंस आपने नहीं लेना अदर्स का। ड्यू इन्फ्लुएंस ठीक है, किसी का कोई मुनासिब बात है, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं लेना आपने दूसरे लोगों का। कई दफा आप इतना प्रेशर ले लेते हैं दूसरों का कि ये आपकी प्रोफेशनल और बिजनेस जजमेंट पे चीजें छा जाती हैं। ओवरराइड का मतलब होता है छा जाना। आपकी जजमेंट्स, आप कह रहे होते हैं यार मैं सोच नहीं पा रहा, मेरा दिमाग नहीं चल रहा। अक्सर लोगों से आपने सुना होगा यार कल से मेरा दिमाग नहीं चल रहा। क्यों? दूसरों की बातों का इतना असर ले लेते हैं लोग कि उनके दिमाग चलने बंद हो जाते हैं। तो कहते हैं सीए करने के बाद ये नहीं करना, ये देखो दिमाग को चलाओ, कोई परेशानी वाली बात नहीं। पढ़ो जी दोबारा, फिर कोई एम्प्लॉय शेयर स्कीम की रिवीजन कर लेते हैं। प्रैक्टिशनर शुड नॉट अलाउ बायस, शुड नॉट अलाउ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, शुड नॉट अलाउ अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स। और ये तीनों चीजें कई दफा इतनी भारी हो जाती हैं
कि ये छा जाती हैं आपकी जजमेंट्स के ऊपर और आप गलत जजमेंट ले देते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी, तो सिंपल सी बात है, इंजमाम ने जो आपको इंफॉर्मेशन दी है वो आपने वसीम अकरम को नहीं बतानी, वो आपने सचिन तेंदुलकर को नहीं बता देनी। The tax practitioner should keep all information confidential acquired in professional and business relation. The information received from client should not be disclosed to anyone. किसी को नहीं बतानी। क्लाइंट कौन है? वही इंजमाम। Should not be, client से मुराद होता है tax payer. Should not be disclosed to anyone unless it is required by law. हाँ, unless के law कह दे, हुकूमत आके कह दे, फिर और बात। Further, information obtained from client should not also be used for personal benefit. जाती बेनिफिट के लिए भी आपने ये इंफॉर्मेशन यूज नहीं करनी। कैसे? आप पीटीसीएल का टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं और पता चला आपको कि पीटीसीएल इस साल अच्छा प्रॉफिट अनाउंस करेगा, तो आपने पीटीसीएल के शेयर्स खरीद लिए। ये आपने अपनी जाती इंफॉर्मेशन ली। लिखो, मैं पीटीसीएल का टैक्स कैलकुलेट कर रहा हूं, मुझे कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन पता चली, मैंने पीटीसीएल के शेयर खरीद लिए, ये गलत है। लिखो लिखो लिखो, आखिरी बात की मिसाल, मैं पीटीसीएल का टैक्स कैलकुलेट कर रहा हूं, मुझे पीटीसीएल के प्रॉफिट पता चले, मैंने उसके शेयर अपने नाम के खरीद लिए। चलो जी आगे। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। आपके पास मलिक रियाज आया, बहरिया टाउन वाला, और आपको आके कहा यार मेरा टैक्स निकाल दो। आपने कहा जी कोई मसला ही नहीं, आप परेशान ही ना हो। जब आपने उसके बार देखने शुरू किए तो आप ने कहा यार इतने हैवी बिजनेसेस और इनका टैक्स निकालने का तो मेरा तजर्बा ही नहीं है, मैं तो ये अरबों खरबों रुपए हैं इसके पास, मैं इसका टैक्स कैसे निकालूं। इसी सूरत में आपने इनकार कर देना। आपने कहना मेरे बस का काम नहीं है, मैं नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे पाकिस्तान की टीम जा रही हो, एक प्लेयर को पता है मुझे इंजरी हुई है, फिर भी कहे नहीं यार वो वनडे में मेरा जाना जरूरी है, बस चलो देखी जाएगी, टीम आरती आ रहे, ये बात गलत है। तो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस अगर आप में नहीं है तो वो काम ना करें, और अगर है तो करें। द प्रैक्टिशनर हैज अ ड्यूटी, आपकी ड्यूटी है टू मेंटेन, आप सीए करने के बाद मेंटेन नॉलेज एंड स्किल एट सच अ लेवल होना चाहिए यार आपकी स्किल का, एट सच अ लेवल that client receives a competent service. Client receives a competent service. बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, सेक्शन 15 में खर्चे अलाउ भी हैं, नॉट अलाउ भी हैं, दोनों तरीके से कैलकुलेशन करके चेक करके टैक्स पेयर को आप बताएं। पेपर में ना करने बैठ जाना, पेपर में सेपरेट ब्लॉग लेना है। आई टेक माई वर्ड्स बैक, न्यूमेरिकली टालते हैं। टैक्स प्रैक्टिशनर हैज अ ड्यूटी टू मेंटेन प्रोफेशनल नॉलेज एट सच अ लेवल दैट क्लाइंट रिसीव्स अ कॉम्पिटेंट सर्विस. The practitioner should have complete knowledge and skill of the service provided. ये बात है, नॉलेज होना चाहिए आपको जो भी आप सर्विस को दे रहे हैं। आज तक आप जूते भी पॉलिश करें तो आपको पॉलिशों की टाइप पता होनी चाहिए, फुल स्टॉप। ऑल टैक्स लॉज शुड बी अप्लाइड प्रॉपरली, शुड ऑल टैक्स लॉज नहीं, यहां फ्यू लिख लो, फ्यू लॉज शुड बी अप्लाइड प्रॉपरली, फटा हो जाएगा फिर। अच्छा, जगाने के लिए बोला जाता है। ऑल टैक्स लॉज शुड बी अप्लाइड प्रॉपरली इन अकॉर्डेंस विद द सर्कमस्टांसेस. स्टाफ मेंबर्स मस्ट नॉट बी ट्रेन्ड. स्टाफ मेंबर कौन है यार? आपका लेवल है, आपने सीए किया हुआ है, आपने नीचे छोटे छोटे सीए और बीकॉम रखे हुए हैं, आपको सीए किए हुए 5 साल हो गया, आपने ये नवे नवे सीए रखे हुए हैं अपने साथ काम करने के लिए, तो उनको भी आप ट्रेन पे भेजें, उनको हवाई जहाज पे भेजने की जरूरत नहीं है। द स्टाफ मेंबर्स मस्ट बी वेल ट्रेन्ड, उनकी ट्रेनिंग करनी चाहिए। प्रोफेशनल बिहेवियर, बिहेव होते हैं हरकतें, और इसमें ये भी होता है लोकल लॉज को फॉलो करना। लोकल लॉज को फॉलो करना और आपकी हरकतें,
ये दोनों बिहेवियर में आती हैं, जिससे अक्सर माएँ बच्चों को कह रही होती हैं शादियों पे, बिहेव योरसेल्फ। The practitioner should follow the laws and regulations, local laws पाकिस्तान के, and should avoid हरकतें which discredit the profession। आपने ऐसी हरकतें नहीं करनी जिससे प्रोफेशन के नाम पर आ जाए कि सीए होते ही ऐसे हैं। अभी तो ये भी आवाज नहीं लगी थी शादी पर के खाना शुरू हो गया है, पहले ही पहुंच गए। ऐसी हरकतें आपने अवॉइड करनी है जिससे प्रोफेशन के नाम पर आंच आए, धब्बा आए। He should follow the code of ethics developed for tax practitioners। वो कोड्स वगैरह बने हुए हैं, उनको फॉलो करें आप। He should behave with courtesy with the people। आए हैं, बैठे हैं, He should behave with a courtesy with the people। यार ये विसल ब्लोअर मैं देखता हूँ, अगर टाइम मिलता तो करता हूँ। ये इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट है, एक डेफिनेशन सी है, इसका पीछे से कोई ताल्लुक नहीं है। तो विसल ब्लोअर टाइम मिला तो कर लेंगे, वरना फिर इंशाल्लाह चैप्टर कल करते हैं। अब आप निकालो चैप्टर 19 एम्प्लॉय शेयर स्कीम का, कुछ हाथ पैर मारे। क्वेश्चन 23 है पास पेपर का। ये पेज नंबर कौन सा? पेज 378। एम्प्लॉय शेयर स्कीम की रिवीजन करते हैं, और भी याद करना, एक होमवर्क भी दूंगा, ठीक। बदर इज वर्किंग एज जनरल मैनेजर फाइनेंस विद हाई फाई लिमिटेड फॉर द पास्ट 2 years। The details of his emoluments, बेसिक सैलरी आ रही है, मेडिकल अलाउंस आ रहा है, हाउस रेंट अलाउंस आ रहा है। यार मेडिकल अलाउंस रिवाइज कर लेते हैं, मेडिकल अलाउंस ना रिवाइज कर लेते हैं। मैंने कराना तो नहीं था, इस सवाल में आगे नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स है, वो आप अभी भी कर नहीं सकते किसी वजह से, इसलिए मैं बस इसको जरा सिंपल मेडिकल अलाउंस ही पढ़ रहा हूँ बस। यार ये मेडिकल अलाउंस आ रहा है, नीचे सवाल में ना कुछ साइनिंग अ बॉन्ड, कार, सोल्ड एंड इन्वेंट्री, एम्प्लॉय शेयर स्कीम, और कुछ नहीं आ रहा नीचे। ये कुछ और है, सुल्तान हॉस्पिटल, ये कभी आपको मेडिकल दूंगा इंशाल्लाह होमवर्क में। अच्छा, तो खाली मेडिकल अलाउंस आ रहा है यार, खाली मेडिकल अलाउंस आ रहा है, तो क्या करें? 10% ऑफ बेसिक सैलरी तक माफ कर दें। एक्सेलेंट। ये खाली मेडिकल अलाउंस वाला सिनेरियो है। तीसरा, कोई हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह नहीं है, आगे ना पढ़ना, वो दूसरे एम्प्लॉयर का डेटा। तो ये तो वैसे ही बीच में एक बात आ गई, इसको छोड़ो, और मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। ये तीनों एडजस्टमेंट्स मैंने आपको क्लास में करवाई हुई है। इन्वेंट्री सोल्ड वाली याद आ रही होगी एडजस्टमेंट, ये मैंने आपको एक दफा करवाई थी, इन्वेंट्री सोल्ड वाली। साइनिंग अ बॉन्ड के लिए 9 लाख रुपया दिया, ये भी एडजस्टमेंट आपको मैंने क्लास में कराई हुई है। सैलरी के चैप्टर में ना छोटी छोटी एडजस्टमेंट्स जो कराई थी वो यही वाली थी। चलो छोड़ो 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 छोड़ो, ये फिर किसी दिन होमवर्क में मैं सवाल दे दूंगा। मैं सिर्फ पॉइंट 4 कराना यार इसका। पढ़ो यार पॉइंट 4, बड़ा मजे का। एन ऑप्शन वॉज ग्रांटेड टू बदर। रुक जाओ, जेब में क्या है? वो ईद से पहले सफे थे, अब तो जेबों में भी नहीं रहे। जेब में क्या है? कागज का टुकड़ा, अभी शेयर नहीं है। एन ऑप्शन वॉज ग्रांटेड टू बदर इन अगस्त 14 टू एक्वायर 2500 शेयर्स। तो बोलो जेब में क्या है मेरे पास? कागज का टुकड़ा। एन ऑप्शन वॉज ग्रांटेड मीन्स वॉज गिवन, एक ऑप्शन दी गई है इसे, राइट जिसे कहते हो आप। हमारा टैक्स ईयर 16 है यार, रिक्वायरमेंट में देख लेना, हमारा टैक्स ईयर 2016 है। एन ऑप्शन वाज ग्रांटेड टू बदर इन अगस्त 2014 टू एक्वायर 2500 शेयर्स इन एचएफएल पेरेंट कंपनी। ओ यार, ये शेयर हमारी कंपनी में नहीं, हमारी पेरेंट कंपनी में वो खरीद सकता है। और हमारी पेरेंट कंपनी का नाम है मामू पीएलसी।
जो कि लिस्टेड है हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज में। बताओ यार, मामू पीएलसी के शेयर्स हमें मिलेंगे या हाई फाई के? मामू पीएलसी के। मामू के शेयर हमें मिल जाएंगे, हम चोरी करेंगे मामू के शेयर? नहीं, ये वो वाले मामू नहीं है, ये मामू पीएलसी है। ये वो वाले मामू नहीं है जो वालिदा के भाई हैं। अच्छा, अब मुझे बताओ यार, मामू पीएलसी के शेयर जो मुझे मिलेंगे, तो ये शेयर्स कहां से लिस्टेड है? हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज में। ये जो गुजरांवाला में है हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज, ये पाकिस्तान में तो नहीं है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, पहले ये डिसाइड कर लो, ये जो शेयर्स हैं ये प्राइवेट कंपनी के हैं पब्लिक के हैं? अच्छा, मेरे सवालों के जवाब देते रहना। प्राइवेट और पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन चैप्टर 5 में। अच्छा, पहले सवाल का मेरा जवाब दो, क्या ये शेयर, क्या फेडरल गवर्नमेंट ने मामू पीएलसी के शेयर खरीदे हुए? नहीं, आगे ना पढ़ना, आगे कुछ नहीं लिखा हुआ। क्या फॉरेन गवर्नमेंट ने मामू पीएलसी के शेयर खरीदे हुए? बिल्कुल भी नहीं। फॉरेन गवर्नमेंट कहां कंपनीज के शेयर खरीदती हैं? वो तो कभी लिखा हो तो बताओ। क्या प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने मामू पीएलसी के शेयर खरीदे हुए हैं? क्या ये शेयर पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है? जो कंपनी पब्लिक नहीं है, ये प्राइवेट है, तो ये प्राइवेट कंपनी है। A company which is not a public company is a private. हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज से तो नहीं आपने कह दिया था पब्लिक? ना 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 ना, हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज से पब्लिक नहीं बनती। पब्लिक बनती है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो। अ कंपनी विच इज नॉट अ पब्लिक इज अ प्राइवेट। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड यार, वो जो पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन है चैप्टर 5 में रिवाइज कर लो, आज ही जाके रिवाइज कर लेना। वो कौन सी कंपनी होती है, दोबारा देखते हैं। फेडरल गवर्नमेंट ने 50 से उससे ऊपर खरीदे हो, या प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने 50 से उससे ऊपर खरीदे हो, या फॉरेन गवर्नमेंट ने 50 से उससे ऊपर खरीदे हो, या किसी ऐसी कंपनी ने उसके शेयर खरीदे हो जिसको फॉरेन गवर्नमेंट ने ओन किया हो, वो एक लंबी सी बात थी, या पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज में उसके शेयर लिस्टेड हो। अगर अ कंपनी विच इज नॉट अ पब्लिक इज अ प्राइवेट, देयरफॉर दीज शेयर्स इफ सोल्ड, अगर बिके तो याद रखना ये प्राइवेट कंपनी के शेयर्स होंगे। लेकिन अभी शेयर्स बेचना दूर की बात, अभी तो एम्प्लॉय शेयर स्कीम का सवाल मुझे करा दो आप। An option was granted to Badr in August 2014 to acquire 2500 shares in HFL's parent company Mamu PLC listed on Hong Kong Stock Exchange. सीधे तरीके से इंग्लिश बोले यार। However, the option was exercisable after completion of 1 year of service. ये क्या चक्कर है? ओ मेरे चाचू मामू, रिस्ट्रिक्शन ये वो वाली नहीं है जो हम पढ़ते थे यार। ये तो शेयर की सेल पे रिस्ट्रिक्शन होती थी, ये अभी तो शेयर ही नहीं मिले। ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये ना उसने वैसे ही चलते चलते बात कर दी यार। ये जो ऑप्शन है ना, इसको तुम एक्सरसाइज कर लो, 1 साल नौकरी करो हमारे पास, फिर इस ऑप्शन को ना एक्सरसाइज कर लेना। तो सफे के टॉप पे लिखा हुआ इसने 2 साल हो गए नौकरी करते हुए। सफे के टॉप पे लिखा हुआ 2 साल हो गए नौकरी करते हुए, नजर नहीं आ रहा क्योंकि मैं आपको शो नहीं करा, आप खुद जाके पढ़ लें। सफे के टॉप पे लिखा हुआ इसको माशाल्लाह 2 साल हो गए नौकरी करते हुए। तो वैसे ना ज़ेमन में एक चलते चलते बात आ गई यार, वो 2 कागज का टुकड़ा, चलो ठीक है टिश्यू पेपर को यूज कर लेते हैं यार। ये देख लो, ये इसके पास ऑप्शन है, ये मैंने फुल नहीं लगाया हुआ इधर, इसके पास ऑप्शन है। एन ऑप्शन वाज ग्रांटेड इन अगस्त 2014 टू एक्वायर 2500 शेयर्स। ऑप्शन भी कहते हैं और राइट भी कहते हैं। अ राइट वाज ग्रांटेड, अ राइट वाज गिवन टू एक्वायर शेयर्स। अभी शेयर नहीं एक्वायर किए, अभी मेरे पास सिर्फ कागज का टुकड़ा है। However, this right is exercisable. राइट को एक्सरसाइज करके शेयर खरीदेंगे। However, this right is exercisable 1 साल के बाद। 1 साल नौकरी कर लो, फिर इंशाल्लाह राइट को तुम एक्सरसाइज कर लेना। बस 1 साल के बाद जब मर्जी कर लेना। बदर पेड एन अमाउंट ऑफ PKR 2 लाख टू एक्वायर द ऑप्शन। कागज का टुकड़ा 2 लाख का मिला था, वो कागज का टुकड़ा ही बड़ा महंगा था, शेयर पता नहीं कितने के होंगे। बदर पेड 2 लाख टू एक्वायर द ऑप्शन व्हेन द फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन वाज 2.5 लाख। यार ये काट दो, मैंने आपको कहा था, मैंने आपको सबसेक्शन 1 पढ़ाया था, मैंने कहा था फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन को कुछ नहीं करना होता अनलेस के ऑप्शन बेच दें। ऑप्शन तो नहीं बिकी, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन को क्या करना है। फिलहाल मुझे बता दो, अगस्त 14 को मेरी जेब में क्या है? कागज का टुकड़ा, और मैंने कितने रुपए में खरीदा? पाकिस्तान रुपीस 2 लाख रुपए में खरीदा। क्लियर? ऑन 1 सितंबर 15 ही पेड 3 लाख टू एक्वायर शेयर्स। रुक जाओ, 1 सितंबर को उसने 3 लाख रुपए देके शेयर खरीद लिए। क्या मैं इस कंपनी का मालिक बन गया हूं?
यकम सितंबर को पता क्या हुआ होगा? यकम सितंबर को मैंने ये कागज का टुकड़ा जेब से निकाला होगा, ये कागज का टुकड़ा जेब से निकाल के जमा कराया होगा और 3 लाख रुपए जमा कराए होंगे। ये 3 लाख रुपए मैं आज लेके आया हूं, 3 लाख रुपए जमा कराए होंगे और मैं कंपनी का मालिक बन गया हूंगा। ये देखो मुझे शेयर सर्टिफिकेट मिला, मैं कंपनी का मालिक, मैं शेयर सर्टिफिकेट। अब ये शेयर सर्टिफिकेट्स मैं अपने पास संभाल के रखूंगा। मैं आगे नहीं पढ़ा रिस्ट्रिक्शन है या नहीं, वो भी देख लेता हूं। अब मैं कंपनी का मालिक बन गया। On Yekam September, he paid amount equivalent to 3 lakh to acquire the shares. ये जो ऑप्शन उसने पता है कब खरीदी है? ऑप्शन वॉज गिवन टू एक्वायर द शेयर। ऑप्शन उसे अगस्त में ही मिल गई थी और ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकते हैं साल बाद, यानी अगस्त 14, अगस्त 15। तो अगस्त 15 में नहीं, उसने बिल्कुल अगस्त सितंबर, बिल्कुल अगस्त से 15 जैसे ही आया तो एक दिन बाद फौरन उसने ऑप्शन एक्सरसाइज कर ली। तो ऑप्शन खरीदी कितने की है ये देखो ना, ऑप्शन वॉज ग्रांटेड फॉर 2 लाख। ही पेड एन अमाउंट 3 लाख टू एक्वायर द शेयर्स इन एमपी। यहां तक रुक जाए। ऑप्शन कितने की खरीदी? 2 लाख की। और शेयर कितने के खरीदे? व्हाट इज कॉस्ट ऑफ राइट? 2 लाख। एंड व्हाट इज कॉस्ट ऑफ शेयर? 3 लाख। द शेयर्स वर इशूड टू हिम ऑन 2500 शेयर थे। द शेयर्स वर इशूड टू हिम ऑन 15 सितंबर 2015। हाँ, उसने 3 लाख जमा करा दिए। शेयर प्रिंटिंग मशीन से प्रिंट होते होते 15 दिन लग गए होंगे। द शेयर्स वर इशूड टू हिम ऑन 15 सितंबर व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर वाज 375। यहां रुक जाओ, शेयर्स पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगला पैरा छोड़ो अगला पैरा। शेयर्स पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगस्त 14 में मुझे क्या मिला था? यार ये तो 2015 का साल बनता है, अगस्त 14। फिंगर मेरी देखो किधर है? अगस्त 14 2015 का साल बनता है। अगस्त 14, 30 में 15 होगा ना, तो अगस्त 14। तो इधर मुझे क्या मिली थी? ऑप्शन बाय की थी मैंने 2 लाख रुपए में, जिसको मैं कहता था परचेज्ड राइट्स। इधर मैंने ऑप्शन बाय की थी और फिर उसने मुझे जाते जाते कहा था यार साल तक ना शेयर ना खरीदना, साल नौकरी करो फिर शेयर खरीदना। ये वो वाली रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये कुछ और थी। मैं कहता साल तक ना आपने शेयर नहीं खरीदने। तो मैं साल ऑप्शन जेब में रख के, वो जो रुमाल अभी मैंने रखा हुआ था टिश्यू पेपर, वो जेब में रख के फिरता रहा, यार शेयर खरीदने का टाइम आएगा। तो यकम सितंबर को मैंने जाके माशाल्लाह अच्छे खासे 3 लाख रुपए दिए। मैंने कहा जो यार मुझे शेयर। तो यकम सितंबर 15 को एक्सरसाइज्ड राइट या परचेस्ड शेयर्स बाय पेइंग ₹3 लाख। ऑन यकम सितंबर ही पेड 3 लाख टू एक्वायर द शेयर्स। और उससे फेयर वैल्यू शेयर्स की थी 375 रुपए। यकम सितंबर को एक्सरसाइज राइट किए हैं और यार वो 15 दिन बाद मिल भी गए हैं। बस अब क्या 15 की तारीख अलग से डालूं, /15 सितंबर लिख लो, जैसे भी लिखना है 15 सितंबर। पेपर में ऐसे तो नहीं लिखना ना, पेपर में तो बस इनकम फ्रॉम सैलरी निकालनी है। तो यकम सितंबर को मैंने राइट एक्सरसाइज किए हैं। शेयर प्रिंटिंग मशीन से प्रिंट होते होते 15 दिन लग गए थे। तो जिस दिन मिले उस दिन की फेयर वैल्यू लेनी है 15 सितंबर की। इनकम फ्रॉम सैलरी की हेडिंग देंगे, फेयर मार्केट वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ शेयर और माइनस कॉस्ट ऑफ राइट। पहले मैं इधर ऊपर राइट लिखता होता था, शेयर ही लिखता था मैं यहां से। कॉस्ट ऑफ शेयर, कॉस्ट ऑफ राइट। कॉस्ट ऑफ शेयर 3 लाख, कॉस्ट ऑफ राइट 2 लाख। 2500 शेयर थे। एक शेयर कितने रुपए के? जी 937500 437। चेक करो कैलकुलेशन, नोट करने की जरूरत नहीं, आसान सी बात है।
क्लियर? दोबारा जरा सारी अंग्रेजी पढ़ो. An option was granted. It's very simple. That I have कागज का टुकड़ा in my जेब. An option was granted in August to acquire shares. The option was exercisable. इस ऑप्शन को मैं एक्सरसाइज करने जाऊंगा इंशाल्लाह. साल बाद इंशाल्लाह चला जाऊंगा इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करने के लिए, यानी शेयर खरीदने चला जाऊंगा. ये प्री रजिस्ट्रेशन है. प्री रजिस्ट्रेशन एक्सरसाइज होगी जब आप पेपर देके आ जाओगे. तो ये कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, एक तरह की बस सिंपल सी बात बता रहा है. दिस ऑप्शन वाज एक्सरसाइजेबल. इस प्री रजिस्ट्रेशन को आप पक्की रजिस्ट्रेशन में कंफर्म करा लेना जब साल आपका पूरा हो जाएगा नौकरी का. तो बदर ने 2 लाख रुपए दिए हैं ऑप्शन को जब इसे ग्रांट की गई थी उसके अंजकम सितंबर 15, और बेची नहीं ऑप्शन, इसलिए 2.5 लाख इग्नोर करेंगे. अंजकम सितंबर ही पेड 3 लाख रुपए. ये कौन सा सबसेक्शन? ये सेक्शन 14 का सबसेक्शन 1 था. यहां लिखो 2.5 लाख के आगे 14 का 1 कहता था वैल्यू ऑफ ऑप्शन इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स. 2.5 लाख के आगे लिखो वैल्यू ऑफ ऑप्शन इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स, और आगे 14 का 1 लिख लो. सेक्शन 14 का सबसेक्शन 1. अच्छा आगे चलो. The shares were issued to him on 15 से शेयर अब उसको मिल गए. तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर माइनस कॉस्ट ऑफ शेयर माइनस कॉस्ट ऑफ राइट डेट विल बी इनकम फ्रॉम सैलरी. आगे पढ़ो. ऑन 15 जून 16 बदर सोल्ड 2000 शेयर्स इन एमपी. बदर ने शेयर्स बेच दिए. आगे ना पढ़ो. इवेंट्स के नाम बताओ यार, और इवेंट्स की तारीखें. ये पहला इवेंट था. इसी में जेब में कागज का ये दूसरा इवेंट था. इस दिन मैंने शेयर खरीदे. ये तीसरा इवेंट है. इस दिन मैंने शेयर बेचे. तो बस ये 3 इवेंट्स थे. असल में ना ये डिग डाउन करके ढूंढने होते हैं आपने कि हो क्या रहा है, कहानी क्या चल रही है. बड़ा वाज़ेह. परचेज राइट, परचेज शेयर, सोल्ड शेयर्स, सारे नहीं 2000 इन एमपी. अब ये कैपिटल गेन में जाएंगे, सेपरेट ब्लॉक नहीं, नॉर्मल रिजीम, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स हैं. ऑन 15 जून 16 बदर सोल्ड 2000 शेयर्स इन एमपी एंड रिसीव्ड नेट 8,75,000. नेट 8,75,000 इन हिज पाकिस्तान बैंक अकाउंट. दिस अमाउंट वाज रिसीव्ड ऑन रिडक्शन ऑफ बैंक चार्जेस ऑफ 5,000 एंड कमीशन ऑफ 10,000. यार ये नेट है, तो मुझे बताओ इसको ग्रॉस कितने पैसे बनते होंगे जो इसके सेल के होंगे. ग्रॉस 875 तो इसको कट कटा के मिले. एक सिंपल सी बात सुनो. बड़े भाई ने आपको कहा यार अब्बू ने आपको पास होने पे 5,000 रुपए का तोहफा दिया है. 5,000 का तोहफा आपको दिया है. ये लो 4,500. हाँ हमने कहा ही क्या. 500 मैंने अपना कमीशन रखा है, अब मैंने तुम्हें दिलवाए हैं ना. मैंने अब्बू को बड़ी मेहनत की थी, ये किया था वो. ग्रॉस आपके कितने बनते थे? 5,000. और आपको बड़े भाई ने दिए कितने? 4,500. हालांकि आपके 5,000 बनते थे. तो मैं ये पूछ रहा हूं कि मैंने शेयर बेचे तो 875 के नहीं थे. मुझे तो असल में ना ये शेयर बाहर के मुल्क बिके हैं, तो वहां से पैसे मुझे आए होंगे, क्योंकि मामू पीएलसी बाहर है ना, तो पता है मामू बाहर होते हैं अक्सर. On 15 जून बदर सोल्ड 2000 शेयर्स इन एमपी एंड रिसीव्ड नेट 875.
इस तक पहुंचते हुए बैंक चार्जेस और बैंक चार्जेस और ब्रोकर के कमीशन वगैरह माइनस हो चुके हुए थे। इसका मतलब है अगर ये दो लोग बीच में ना पड़ते तो फिर मुझे 8,75,000 तो ना आता, मुझे तो मेरे ख्याल से शायद ज्यादा पैसे आते। तो 875 प्लस 5 प्लस 10 मुझे आते कितने अगर ये लोग बीच में ना पड़ते? 890 मुझे ग्रॉस आते। तो मेरा मशवरा है ग्रॉस से शुरू करेंगे हम। किस दिन शेयर बेचे? 15 जून 16 को। इसी लाइन को बड़ा कर लेते हैं, 15 जून 16। इसकी तो नहीं डायग्राम बनी हुई एंड पे किताब में। अच्छा 15 जून 16। तो अब आप देखो भाई इधर जो मैं कैलकुलेशन करने लगा हूं, कितने शेयर्स बेच दिए मैंने? 2000 शेयर्स। फॉर्मूला देख लो। नहीं, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, कंसिडरेशन रिसीव्ड फ्रॉम आउटसाइड कंट्री लेस कॉस्ट। और कॉस्ट आपको पता है क्या है? इधर देखो, कॉस्ट इज सम ऑफ ए बी सी, वेयर ए इज द कॉस्ट ऑफ शेयर एंड बी इज द कॉस्ट ऑफ राइट एंड सी इज इनकम फ्रॉम सैलरी। कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? अच्छा अब देखो इधर, मैंने शेयर 2000 बेचे, ठीक है, कितने के? 8,75,000 के। नहीं, मैंने बेचे 875 के नहीं होंगे, वो मुझे कट कटा के 875 मिले हैं। मैंने बेचे तो अल्हम्दुलिल्लाह 890 के थे। यार ये क्यों जेब में है? ये क्यों जेब में है? हद हो गई मेरे भाई। ये देखो ना, इधर देखो, ये तो जेब में था इस दिन तक, फिर ये जेब में, मेरी जेब में नहीं गया, ये तो कंपनी के पास चला गया और मेरी जेब में क्या आ गए? फिर यहां से लेके यहां तक मेरी जेब में। फिर मैंने शेयर्स में से 500 अपनी जेब में रहने दिए, कैंची लाओ यार काट के, 500 अपनी जेब में रहने दिए और 2000 शेयर मैंने बेच दिए। तो ये वो 500 शेयर मेरी जेब में है, 2000 शेयर मैंने बेच दिए। अच्छा, कंसिडरेशन रिसीव्ड, ग्रॉस ही बेहतर है, ग्रॉस 8,75,000 जमा 5,000 जमा 10,000, कितना आ गया? 8,90,000। बाकी 5,000 10,000 का बताता हूं क्या करना है, उसको भी छोड़ो। अच्छा, इसमें से माइनस करनी है कॉस्ट। अच्छा जी, कॉस्ट ऑफ शेयर बोलो। 3 लाख। 3 लाख। कॉस्ट ऑफ राइट 2 लाख। इनकम फ्रॉम सैलरी 437,500। सर ये क्या कर रहे हैं? ऊपर आपने कंसिडरेशन इसी 2000 शेयर्स की ली है और नीचे 2500 शेयर्स का डेटा ले लिया। तो कोई नहीं यार, टेंशन लेनी नहीं, टेंशन नहीं लेनी, इनको जमा करो तीनों को। वो जवाब इसी के बराबर आया करेगा, मैंने आपको बताया हुआ है, 937,500। जो असल में ना उस दिन की फेयर वैल्यू होती है ना, वही आ जाता है जवाब। लेकिन अब छुरी चला दो, अब छुरी चला दो, क्या? इंटू 2000 डिवाइडेड बाय 2500। समझ आई? डंकी वर्क क्या था? गधों वाला काम क्या था कि 3 लाख को करते इंटू 2000 डिवाइड बाय 2500, फिर 2 लाख को भी करते इंटू 2000 डिवाइड बाय 2500, फिर इसको भी करते कि 2500 का है 2000 का होता तो कितना होता। ये डंकी वर्क था। और स्मार्ट वर्क क्या है कि 3 दफा लगाने की बजाय एक ही दफा देख लो। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह पता क्या हो गया, ये कंसिडरेशन ऊपर 2000 की पड़ी है और ये जो कॉस्ट मैंने तीनों को जमा करके निकाल ली है ये भी अब 2000 की हो जाएगी। करवा दो अब मुझे। 7,50,000। लेकिन यार एक बात और करता चलूं,
कैपिटल गेन के चैप्टर में ना खर्चे माइनस करने की इजाजत है, हाँ फाइन पेनल्टी वगैरह हुकूमत को दे वो माइनस नहीं कर सकते, वैसे कैपिटल गेन के चैप्टर में खर्चे माइनस करने की इजाजत है। तो ये दोनों हमारे जेन्युइन खर्चे हैं, कमीशन वगैरह देना और बैंक चार्जेस, ये अब माइनस कर दें, पहले ऐड किए थे मैंने, अब माइनस कर दें। माइनस करने का मतलब ये खर्चा हमारा जेन्युइन खर्चा है। अब ये ना पूछना ऐड करके लेस क्यों कर रहे हैं दोबारा, ऐड मैंने इसलिए किए थे ताकि मुझे पता चले मैंने शेयर बेचे कितने के हैं, और लेस तो इसलिए करें कि ये जेन्युइन खर्चा है। लेस एक्सपेंसेस कॉस्ट ऑफ शेयर के अलावा कौन कौन सा खर्चा हुआ है, 10,000 का और 5,000 का, टोटल 15,000। कितना आ गया, 1,25,000 इज इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। होल्डिंग पीरियड कब से गिनना है, होल्डिंग पीरियड कब से गिनना है, फ्लाइंग एरो, फ्लाइंग एरो, होल्डिंग पीरियड यहां से गिनना है। तो होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज्यादा नहीं है, इसलिए गेन को 75% नहीं करना, क्योंकि आपको पता है जब नॉर्मल रिजीम में गिर जाते हैं तो गेन को 75% का भी सोचना होता है। तो इनका कैपिटल गेन लिख लो नॉर्मल टैक्स रिजीम है, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी के शेयर्स है, ये प्राइवेट कंपनी के शेयर्स है। अब पेपर में ना पूरी डायग्राम नहीं बनानी होती, पेपर में बस इसकी हेडिंग के ऊपर वर्किंग 1 और इसकी हेडिंग के ऊपर वर्किंग 2, बस पेपर में ये इनफ होता है, ज्यादा की जरूरत नहीं होती। क्लियर, इधर आ जाओ, कर लोगे अभी ट्राई, चलो ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। इधर करो यार, कैमरा इधर करो, कैमरा इधर करो, पॉज करके बच्चे नोट कर लें, पॉज करके बच्चे नोट कर लें।